ओमान में इजराइल के एंटी ईरान वाले मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। ओमान का दावा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ईरान और अमेरिका की बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है और इसमें इजराइल के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका का ईरान को लेकर के रुख काफी नर्म बताया जा रहा है, जिससे इजराइल का एजेंडा चकनाचूर हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर अमेरिका के साथ हुई इस मीटिंग से ईरान खुश है तो फिर इजराइल के लिए बैड न्यूज मानी जाएगी और यह खबर अमेरिका से लेकर के इजराइल तक नेतन्याहू के लिए अब एक नया सिरदर्द बन सकती है। एक तरफ अमेरिका B-2 बॉम्बर तैनात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के साथी यमन पर बमबारी तेज कर दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा दी है। इन सब के बीच ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत के क्या मायने हैं? क्या परमाणु युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का दांव उल्टा पड़ने जा रहा है? और वो खुद चाहते हैं कि दांव ऐसा पड़े कि ईरान आह करने के लायक ना रहे। एक तरफ अली खामनेई हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू। बात ईरान और अमेरिका में हो रही है, मुद्दे कई हैं, लेकिन फैसला एक होगा। क्या समझौता होगा? क्या आगे की वार्ता होगी? क्या नई धमकियां मिलेंगी? क्या कोई सरेंडर करेगा? क्या बातचीत फेल होगी या फिर अब युद्ध होगा जिसे रोकना आसान नहीं होगा? पश्चिम एशिया का फैसला करने वाला ये चक्का बार बार घूम रहा है और फैसला सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? अपने एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया है। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले सबसे बुजुर्ग शख्स हैं। वो दिखते बिल्कुल फिट हैं। लेकिन ट्रंप के मेडिकल चेकअप में हुआ क्या, इस पर सबकी नजर है। क्या ट्रंप को कोई बड़ा तनाव है? क्या इसकी वजह ईरान है और ईरान पर परमाणु बम बनाने वाला शक है? डोनाल्ड ट्रंप का फुल बॉडी चेकअप हुआ है। अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में ट्रंप की जांच की गई। 5 घंटे तक ट्रंप के सैंपल लिए गए और उसकी जांच पड़ताल की गई। ये चेकअप अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत से ठीक पहले हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप किसी टेंशन से घिरे हुए हैं? इस टेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड मनाने फ्लोरिडा के लिए निकल पड़े, लेकिन एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया कि फुल बॉडी चेकअप में क्या हुआ। ट्रंप को डॉक्टरों ने कुछ सलाह तो दी है ताकि उनका तनाव कम हो। याद कीजिए ये तस्वीरें जब 13 जुलाई 2024 को ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की कोशिश हुई थी। तब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब उनकी किस्मत ही थी कि वो बाल बाल बच गए थे, क्योंकि गोली उन्हें छूकर गुजरी थी। तब से अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अस्पताल में इतना वक्त गुजारा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला फुल बॉडी चेकअप है। लेकिन इस बार उनके तनाव की वजह कोई शूटर नहीं, बल्कि ईरान और उसका परमाणु कार्यक्रम बनता जा रहा है। ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया तनाव में है, क्योंकि ट्रंप बता चुके हैं कि बातचीत फेल हुई तो ईरान पर हमला जरूर होगा। ما با به هر حال جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما
رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست از موضع برابر و اگر طرف مقابل هم از همین موضع وارد شده باشه انشالله شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی بشه وجود خواهد. इस वक्त इजराइल को डराने वाली खबर यह है कि ट्रंप के पश्चिम एशिया के लिए प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ईरान पर नर्म नजर आ रहे हैं। इन दोनों खबरों में बताया गया कि अमेरिका परमाणु समझौते के लिए ईरान की ज्यादातर शर्त मान सकता है, जबकि इजराइल चाहता है कि सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, हर परमाणु गतिविधि बंद होनी चाहिए। दरअसल ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को डर बहुत ज्यादा है। डर इस बात का कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और इस बात की पूरी गारंटी इसलिए भी है क्योंकि इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है। वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम हैं। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम हासिल किया तो पश्चिम एशिया में दो दुश्मन देश एक दूसरे की तरफ परमाणु बम लेकर हमेशा हमले के लिए तैयार रहेंगे। ट्रंप को इस बात की टेंशन बहुत ज्यादा है। ट्रंप की टीम भी इस बात को जानती है कि ओमान में बहुत कुछ दांव पर है। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। बातचीत फेल हुई तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार होंगे। और ऐसे हालात में ईरान ने अगर काउंटर अटैक किया तो इजराइल के साथ साथ खाड़ी में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे भी चलेंगे। Well, I have spoken to both the president and also his national security team who will be engaged in these discussions. These will be direct talks with the Iranians, and I want to make that very clear. I also spoke to the president just last night about his goal when it comes to Iran, and he has reiterated repeatedly to all of you publicly and also privately to his team here at the White House, his ultimate goal and the ultimate objective is to ensure that Iran can never obtain a nuclear weapon. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका क्यों इतना आक्रामक है और वो क्या कर सकता है, इसकी आहट एक खुफिया तस्वीर से मिलती है। 2 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर जरा देखिए। डियोगो गार्सिया बेस पर अमेरिका ने 6 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक तैनात कर दिए। यहां पहले 3 विमान थे, ट्रंप ने 3 और भेज दिए। सवाल यह है कि ईरान और यमन पर स्टेल्थ वाली बमबारी के लिए क्या ट्रंप का बड़ा मिशन तैयार हो चुका है? क्या ट्रंप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बातचीत फेल हुई तो इन विमानों को लॉन्च कर दिया जाएगा? अमेरिका का B-2 बम देखकर ईरान भी बहुत गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं। ये वो बॉम्बर विमान है जिसने लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इसने यमन में भी बम गिराए हैं और जब भी ये बमबारी में शामिल हुआ तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। ये अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भर करके अपने टारगेट पर पहुंचता है। आसमान में ही रिफ्यूलिंग हो जाती है और सीधे अपने निशाने पर बम गिरा देता है। B-2 के उड़ने का मतलब साफ है, जब भी B-2 स्टेल्थ बम वर्षक उड़ता है तो समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका के किसी दुश्मन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और जब ईरान और अमेरिका में बातचीत का वक्त है तब ट्रंप ने इन्हें डियोगो गार्सिया में तैनात करके ईरान को बता दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम से बाज आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन व्हाइट ने भी ट्रंप के शब्द दोहरा करके बताया कि ईरान के लिए जहन्नुम वाले हालात पैदा कर दिए जाएंगे। The president believes in diplomacy, direct talks, talking directly in the same room in order to achieve that goal. But he's made it very clear to the Iranians, and his national security team will as well, that all options are on the table, and Iran has a choice to make. You can agree to President Trump's demand, or there will be all hell to pay. And that's how the president feels. He feels very strongly about it. डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डील मेकर कहते हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर वो डील अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं। ये बात तो ईरान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है।
एक तरफ ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लीवेट बता रही हैं कि ईरान के लिए जहन्नुम वाले हालात बना दिए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खामनेई के प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि ईरान अपने हितों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान ट्रंप की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता। पिक्चर साफ है, बातचीत के दौरान ही ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले से बाज नहीं आ रहे। همانگونه که وزیر محترم امور خارجه اعلام کردن به صورت غیر مستقیم و در عمان برگزار خواهد شد، توجه به منافع ملی و آن چیزی که برای مردم ایران نکات مهمی هست جز موضوعاتی هست که در مذاکره مورد इससे पहले ईरान पूरी दुनिया को अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है। ये जमीन के सैकड़ों फुट नीचे ऐसी मिसाइल सिटी है जहां पर 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर कर दिए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر खामनेई और उनके जनरल बार बार अमेरिका को बता रहे हैं कि खाड़ी में अमेरिका का कोई भी अड्डा सुरक्षित नहीं है, ना ही वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन रेंज से बाहर हैं। लेकिन इस वक्त परमाणु समझौते की राह में डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई का गुस्सा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ट्रंप भी बता चुके हैं कि ईरान पर हमले की नौबत आई तो पहला हमला इजराइल करेगा, अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। With Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. ट्रंप की एयर स्ट्राइक वाली धमकी के पीछे B-2 बॉम्बर वाला विश्वास कहा जा रहा है। ये ऐसा बमबाज है जो दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम फायर करता है। B-2 को दुनिया के सबसे बड़े बम GBU-57 से लैस किया जा सकता है। ये बम जब गिरता है तो जमीन में 60 मीटर गहराई में जाकर धमाका करता है। सतह से 60 मीटर नीचे तबाही का मतलब है इतनी गहराई में कुछ भी नहीं बचेगा। B-2 का ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ऐसे बम गहराई में छुपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 को डिएगो गार्सिया भेजा है, जिनके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने ही होंगे। There has been an exchange of messages between President Donald Trump and the Iranian government. We know that there are still lots of differences there, but there is one thing which should be a source of hope, in the sense that there is a recognition that there is a need for an agreement. ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उनकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। ईरान के पास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। क्या अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि ईरान से उसको धोखा मिल सकता है? अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट लगातार एक्टिव हैं। जाहिर है इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और इस बीच
ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाली खबर ने अब युद्ध के खतरे को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूक्रेन में युद्ध को लेकर बड़ी खबर। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमले में एक भारतीय कंपनी के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक राजधानी कीव में भारत की एक दवा कंपनी के गोदाम पर रूस की मिसाइल आकर गिरी है और वहां आग लग गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस अब अपनी बमबारी में भारतीय कंपनियों को भी नहीं बख्श रहा। यूक्रेन के मुताबिक रूस के मिसाइल हमले में 3 गोदामों को टारगेट किया गया है। इस दौरान रूस के ड्रोन अटैक भी हुए हैं और यूक्रेन का दावा है कि 88 में से 56 ड्रोन उसने मार गिराए हैं। लेकिन भारतीय कंपनी को निशाना बनाने का यूक्रेन का दावा रूस के हमलों में। यूक्रेन का युद्ध अब तेज होता दिखाई दे रहा है। रूस ने अब यूक्रेन के F-16 जंगी जेट को भी मिसाइल से मार गिराया है। F-16 को उड़ा रहे फाइटर पायलट की भी इसमें मौत की खबर है। F-16 फाइटर जेट अमेरिका बनाता है और अमेरिका के जंगी जेट को ढेर करने के साथ ही अब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी ड्रोन से ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार की। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के एक मैसेज ने अब पुतिन को और ज्यादा भड़का दिया है और अब यूरोप के कई देश रूस के सीधे टारगेट पर आ गए हैं। पुतिन का पहला टारगेट पेरिस, पुतिन का दूसरा टारगेट लंदन, पुतिन का तीसरा टारगेट बर्लिन, पुतिन का चौथा टारगेट वार्सा, पुतिन का पांचवा टारगेट वॉशिंगटन। यूक्रेन से बड़ी त्रासदी ने दस्तक दे दी है। महायुद्ध विध्वंसक दौर में पहुंच रहा है। पुतिन ने प्रण लिया है कि अब रूस का दुश्मन देश करीब का पड़ोसी हो या बहुत दूर बचेगा नहीं। रूस मारेगा, बम से मारेगा, मिसाइलों से उड़ाएगा, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल होगा। बारूदी धमाकों से जो बचेगा वो परमाणु धमाके का प्रकोप झेलेगा। रूस ने एटमी हथियारों को मॉडर्न बनाने का ऐलान किया है। पुतिन ने दुश्मनों को बता दिया है कि अब रूस न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बनाएगा और उन्हें बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेगा। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार है वो अब और एटम बम बनाने जा रहा है। अपनी सभी सेनाओं के लिए रूस परमाणु जखीरा जुटाने में लग गया है। ये बातें किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए कही है। Безусловно, одна из приоритетных задач – это укрепление отечественного флота в ключевом ее сегменте стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса. В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. И подчеркну, этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем. पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर में फेरबदल चाहते हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस को रूस के पाले में झुका रहे हैं। इसके बीच में जो आया वो सलामत नहीं बचेगा। रूस का एटमी मिशन अगले 10 साल तक चलने वाला है। पुतिन ने यह फैसला यूरोप और अमेरिका की बढ़ती चुनौती को देखते हुए लिया है। जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का बजट बढ़ाया, रूस ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल रिलीज कर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले को तूफानी रफ्तार दे दी गई है। रूस की सेना ने कीव पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूस ने फाइटर ड्रोन से कीव में कई बहुमंजिला इमारतों को मटियामेट कर दिया है। मिसाइल धमाकों से लगी आग में कई मकान जलकर राख हो गए हैं। पुतिन के फाइटर ड्रोन ने पूरी रात कीव में मिसाइलों की बौछार की। रूस के बारूदी प्रहार ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप पहले ही अपने दूत के साथ हुए बर्ताव से गुस्से में थे। उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में बारूदी कोहराम मचाकर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है।
ट्रंप के दूत से पुतिन की 4 घंटे चली बातचीत के बाद युद्ध और भड़क गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मीटिंग शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग की प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में हुई। 4 घंटे चली मीटिंग में युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी गई, उनसे पुतिन नाखुश हैं। इसके बाद रूसी मीडिया को बताया कि यूएस दूत की यात्रा ऐतिहासिक नहीं होगी और इससे कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। विटकॉफ पुतिन मीटिंग में सिर्फ एक बात पॉजिटिव निकली, वो ये कि आगे टॉप लीडर्स के बीच बैठक मुमकिन हो सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसका सिग्नल दिया है। हालांकि उन्होंने ट्रंप के दूत से हुई बातचीत में किसी तरह के नतीजे निकलने से साफ इनकार कर दिया है। Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями, доводятся позиции друг для друга. Вот. Поэтому это такая скрупулезная работа. Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины. पुतिन ने ट्रंप के दूत के सामने समझौते की वही शर्त दोहरा दी जो उन्होंने ट्रंप से फोन कॉल पर कही थी। रूस अपने स्टैंड से रत्ती भर पीछे जाने को तैयार नहीं है। वहीं ट्रंप को जैसे ही मीटिंग का अपडेट मिला, वो तिलमिला गए हैं। ट्रंप ने रूस को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। रूस को आगे बढ़ना होगा। भयावह युद्ध में हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। उन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ट्रंप इस बात से भी खफा है कि रूस ने यूक्रेन के पावर सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन फोर्सेज ने दावा किया है कि रूस ने बिजली संयंत्रों पर हमला कर लागू युद्ध विराम समझौते को तोड़ा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हमले के बाद ट्रंप से ज्यादा हथियारों की डिमांड कर दी है। जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि जल्द यूक्रेन को युद्ध लड़ने के हथियार दिए जाए, नहीं तो रूस पूरे देश पर कब्जा कर नरसंहार मचा देगा। Ми говорили про це з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Україна не просто просить, ми готові купити відповідні додаткові системи. І саме сильна зброя – єдине, чому можна довіряти – захист життя. मतलब बात बनने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर यूक्रेन के लिए रूस से भिड़ने का नया प्लॉट तैयार कर लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अगुवाई में यूरोपीय यूनियन पुतिन को बराबर की टक्कर देने का दम भर रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अरबों डॉलर का बजट देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस भी जेलेंस्की को जंग में जीत दिलाने का मिशन शुरू कर चुके हैं। पुतिन को सबसे ज्यादा परेशानी फ्रांस से हो रही है। इमैनुअल मैक्रों ने मार्च महीने से ही पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मैक्रो को पुतिन का कट्टर विरोधी कहा जाता है। मैक्रो ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इतना ही नहीं, मैक्रो ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भी दी। हाल ही में मैक्रो ने पुतिन को चैलेंज देकर यूक्रेन में यूरोप के देशों की सेना की तैनाती करने का एजेंडा भी रखा है। मैक्रो ने ये डर जताया है कि रूस यूक्रेन के बाद यूरोप को निशाना बना सकता है। जैसे ही पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इजाफे का ऐलान हुआ है, फ्रांस सुपर एक्टिव हो गया है। अगर रूस ने परमाणु हमले शुरू कर दिए तो क्या यूरोप के देश एक साथ होकर भी पुतिन से मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिका अगर परमाणु युद्ध से दूरी बनाता है तो क्या होगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 9,585 एटम बम सैन्य हमले में इस्तेमाल के लिए हैं। यूरोपीय देशों की बात करें तो ब्रिटेन के पास कुल 225 एटम बम बताए जाते हैं। फ्रांस के न्यूक्लियर हथियारों की गिनती 290 तक पहुंचती है। रूस विरोधी और किसी यूरोपीय देश के पास एटम बम नहीं है। वहीं पुतिन के परमाणु गोदाम में 5,889 एटम बम रखे हुए हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो यूरोपीय देश इसी शर्त पर बचेंगे जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो। अमेरिका के पास 5,244 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका के जंगी जेट, यूएस नेवी सभी एटमी हथियारों से लैस हैं। रूस के किसी भी हमले में सुपर पावर कम नहीं। यही वजह है कि पुतिन ने अब रूस के एटमी हथियारों को बढ़ाने का प्लान बनाया है। रूस अगले 10 साल में अमेरिका से टक्कर लेने वाले हाईटेक हथियार जुटा लेगा। पुतिन ने
100% गारंटी दी है। Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов МФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей. И эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений. पुतिन प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। उनका मकसद यूक्रेन को सरेंडर कराना है। पुतिन चाहते हैं कि यूरोपीय देशों से मिलने वाली टेंशन का पक्का इलाज हो जाए। साथ ही अमेरिका और नेटो के खतरे को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसलिए वो युद्ध समझौते की कोई भी शर्त कम नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के दूत को पुतिन ने मैसेज दिया है कि रूस युद्ध का अंत इन्हीं शर्तों पर करेगा। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, ओब्लास्ट, खार्किव जैसे शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुतिन का कहना है कि युद्ध में जीते हुए इलाकों को रूस का हिस्सा बनाया जाए। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता लेने की बात भूल जाए। पुतिन की शर्त है कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की शांति सेना यूक्रेन से दूर रहे। पुतिन की आखिरी शर्त सबसे चौंकाने वाली है। वो ये कि शांति समझौते की डील में जेलेंस्की को शामिल नहीं किया जाएगा। पुतिन जेलेंस्की को यूक्रेन का लीडर मानने को तैयार नहीं है। पुतिन के लिए जेलेंस्की संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति नहीं है। अब तक युद्ध समझौते पर जितनी भी बात हुई है, पुतिन ने जेलेंस्की को उससे दूर ही रखा है। जेलेंस्की पर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ट्रंप से भी उन्हें फटकार लगवाई है। हालांकि यूक्रेन ने भी पुतिन के आगे झुकने से इनकार किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन नेटो सदस्यता की दावेदारी से पीछे नहीं हटने वाला। यूक्रेन अपनी सेना को भी कम नहीं करेगा। Ukrainian membership in NATO should not be off the agenda. That's about transatlantic security. That's about our contribution. Ukraine now has 110 brigades with daily combat experience. And of course, it will be a realistic, true contribution in a future transatlantic security. And by the way, the most cheapest one. यूक्रेन की ये जिद बहुत भारी पड़ सकती है, खासकर फ्रांस पर, जिसके बैकअप से यूक्रेन रूस से समझौते को तैयार नहीं हो रहा। पुतिन की शर्तें जल्द पूरी नहीं हुई तो यूक्रेन के साथ फ्रांस का नंबर लग सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप के 4 देशों को परमाणु हथियारों की विनाशशीला झेलने पर मजबूर कर सकते हैं। फ्रांस के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड सबसे ज्यादा खतरे में दिख रहे हैं, क्योंकि इन देशों ने पुतिन की धमकियों को नजरअंदाज कर जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई जारी रखी हुई है। पुतिन इस सप्लाई पर ब्रेक लगाने के लिए भी एटमी ट्रेलर दिखा सकते हैं, लेकिन एक एटमी धमाका हुआ तो फिर कितने परमाणु बम फटेंगे ये कोई नहीं बता सकता।